Subscribe to my channel all about pharmacy for more updates. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं वहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कॉच के बारे में, ठीक है। सो रॉबर्ट कॉच इन 1893 to 1910, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक या फादर ऑफ मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी भी कहती हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन आए हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक और फादर ऑफ मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको क्या लिखना है, आपको रॉबर्ट कॉच लिखना है, ठीक है। ही प्रूव फर्स्ट टाइम द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज़। गाइस रॉबर्ट कॉच ने ही सबसे पहले ये प्रूफ किया था कि जो हमारी डिजीज़ है वो किसी बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। ही आइसोलेटेड एंथ्रेक्स बैसिलस। उन्होंने आइसोलेट किया क्या, एंथ्रेक्स बैसिलस। इन्होंने आइसोलेट किया एंथ्रेक्स बैसिलस जो हमारा कॉज करते हैं बीमारी एंथ्रेक्स। इन ऑर्डर टू प्रूफ, ये प्रूफ करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ का, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ का disease and the casual microorganism. He set few criteria which are popularly known as the Koch postulates. So guys इन्होंने इसी के चलते कुछ postulate निकाले जिसको हम क्या कहते हैं, कोच postulates कहते हैं। तो चलिए अब हम जरा कोच postulates का ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कोच in 1882 laid down a 3-step series criteria to establish a causal relationship between causative microbe and disease. So guys 1892 में जो रॉबर्ट थे उन्होंने 3-step series criteria निकाला था establish करने के लिए relationship between हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और डिजीज़ के बीच का, ठीक है। सो गाइज ये जो मैं चीज़ पढ़ रही हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खास नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। दीज पॉस्टुलेट्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द रॉबर्ट कॉच एंड फ्रेडरिश लॉफर इन 1884। और ये जो पॉस्टुलेट्स थे वो किसने फॉर्मुलेट करे, रॉबर्ट कॉच ने और फ्रेडरिश लॉफर ने 1884 में। बट इनको रिफाइन, इनको अच्छे से पब्लिश रिफाइन किसने किया, रॉबर्ट कॉच ने किया इन 1890 में। लेटर 4th स्टेप वॉज अपॉइंटेड बाय द E.F. स्मिथ इन 1905। लेटर क्या है, जो 4th स्टेप है वो किसने अपॉइंट किया, जो हमारे पॉस्टुलेट का चौथा स्टेप है वो किसने निकाला, वो निकाला हमारा E.F. स्मिथ ने 1905 में। कोच अप्लाइड दीज पॉस्टुलेट्स टू एस्टैब्लिश एटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस बट दे हैव बीन जनरलाइज टू अदर डिजीज। सो गाइस जो हमारे कोच थे इन्होंने क्या किया, ये इटियोलॉजी निकाली रिलेशनशिप जानने के लिए एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। सो गाइस अब हमें पॉस्टुलेट्स जरा रीड कर लेते हैं। सबसे पहला आता है एसोसिएशन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबेंडेंस इन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। इसका मतलब ये है कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ हो रखी है उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। उनके या फिर उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अबेंडेंस में होते हैं जिनको भी कोई भी डिजीज़ हो रखी है, ठीक है। बट शुड नॉट बी फाउंड इन द हेल्दी एनिमल। बट अगर हम किसी हेल्दी एनिमल को देखें तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते क्योंकि उसको कोई डिजीज़ ही नहीं है। In other words, the particular microorganism should be always associated with a particular disease. तो अदर वर्ड्स में हम कहें तो हर एक डिजीज़ जो होती है उसके पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो डिजीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स क्या है, आइसोलेशन। द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज़ एनिमल एंड ग्रोथ इन अ प्योर कल्चर। इट्स ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक शुड बी रिकॉर्डेड। गाइस इसमें क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ हो रही है उसके अंदर से जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम निकाल के वो क्या करती हैं, किसी कल्चर में ग्रो करती हैं और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पॉस्टुलेट 3 जिसको हम इनोकुलेशन कहते हैं। द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज द सेम डिजीज़ व्हेन इनोकुलेटेड इनटू हेल्दी एनिमल। गाइस ये कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेम डिजीज़ होना चाहिए। जब हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उस हेल्दी एनिमल को भी वही सेम डिजीज़ होनी चाहिए। अब हमारा पॉस्टुलेट 4th, ये बेसिकली एक तरह का प्रूफ होता है पॉस्टुलेट रीआइसोलेशन का, कि हाँ प्रूफ है ये कि हाँ भाई इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेम ही डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड डिजीज एक्सपेरिमेंटल होस्ट, ठीक है। जो अभी अभी बीमार हुआ है, ठीक है, जिस हेल्दी एनिमल के अंदर हमने अनहेल्दी एनिमल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला है उस एनिमल का जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको निकाल के फिर से हम उसको कल्चरल मीडिया में ग्रो करवाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेम है कि नहीं है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। गाइस चलिए अब हम इस चीज़ को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अच्छे समझते हैं। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे एसोसिएशन, मतलब जो मैंने आपको बताया अब हम उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में
पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा हुआ एसोसिएशन। गाइस एसोसिएशन में क्या होता है, इसमें माउस में अगर कोई डिजीज़ है तो हम उसमें से पैथोजन निकालते हैं, ठीक है, और हम उन सभी अनहेल्दी माउस के साथ ऐसा करते हैं और सेम टाइप ऑफ पैथोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, ये जो अनहेल्दी माउस है इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसके अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन में हम उन निकाले हुए पैथोजन को लैब में ग्रो करेंगे, एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करेंगे जिससे वो पैथोजन बिना किसी होस्ट में जाए सिर्फ लैब में खुद ही ग्रो कर पाएँ, और ये हुआ हमारा आइसोलेशन। सो गाइस मैंने क्या किया, इसमें से निकाले हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने लैब में ग्रो किया, ठीक है, बिना किसी अदर होस्ट के आने, मतलब एकदम अच्छे कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करने को दिया, ठीक है। आइसोलेटेड इन कल्चरल मीडिया, ये हुआ हमारा आइसोलेशन। अब हम पढ़ेंगे इनोक्यूलेशन। नाउ हम ये लैब में ग्रो कराए पैथोजन को हेल्दी माउस में डालेंगे और देखेंगे कि इसमें सेम डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और बेसिकली उसको सेम डिजीज़ ही होने चाहिए। इनोक्यूलेशन में क्या होता है, ये जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे उसको हम हेल्दी माउस में डालेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या उसको सेम चीज़ सेम डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और सेम डिजीज़ ही होनी चाहिए। अब देखो री आइसोलेशन में क्या होता है, हम अभी अभी बीमार हुए माउस, जो माउस अभी अभी बीमार हुए हैं, माउस से फिर से पैथोजन निकालेंगे एंड वो बिल्कुल सेम वाले पैथोजन जैसे होने चाहिए, ठीक है। इसको हम फिर आइसोलेट करेंगे, तो ये हमारा री आइसोलेशन हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से निकाले हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने री आइसोलेशन में क्या हुआ, जो अभी अभी हमारा माउस बीमार हुआ है उसमें से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाले, फिर उसको एक कल्चरल मीडिया में ग्रो किया, बस ये प्रूव करने के लिए कि हाँ XYZ इज इक्वल्स टू XYZ, ठीक है, जो हमारा XYZ है वो XYZ के इक्वल है। तो हमने क्या किया, री आइसोलेशन में जो नया अभी बीमार हुआ है एनिमल, ठीक है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसको हमने कल्चर मीडिया में फिर से ग्रो किया। ग्रो करने के बाद हमें पता चला जो पहला अनहेल्दी था और जो अभी अभी अनहेल्दी हुआ है दोनों इक्वल है, मतलब जो इससे हमें ये वो कंफर्म होगा कि जो डिज़ीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से ही कॉज होती है। तो ये थे हमारे पोस्टुलेट्स। सो गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।